मैंने कहा है पहले से कि आपको अनुच्छेद याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी। सो लेट्स स्टार्ट कि संविधान के जो 22 और वर्तमान में 25 भाग हैं उनको एक बार देखते हैं। तो जब संविधान बना तो उसे 22 भागों में डिवाइड किया गया था। उसके अलावा कुछ 3 भाग जो हैं वो अलग से जुड़ गए हैं, तो 25 हो चुके हैं। तो पहला भाग जो है हमारे संविधान का वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारत का जो संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में। और उसमें अनुच्छेद नंबर 1 से 4 के अंतर्गत इन सब के बारे में बात की गई है। जो भाग 1 है उसका अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, इसमें भारत जो देश है और उसका जो संघ क्षेत्र उसके बारे में बात की गई। देन अपना पार्ट नंबर 2, उसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। अपना पार्ट 3, उसमें आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। मूल अधिकारों के बारे में बात की गई, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। ओके, आर्टिकल 18 वो हम डीप में बाद में देखेंगे। उसके बाद में भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी मूल नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों के लिए दिए जाते हैं। एक जो हमारा भारत का जो संघ बना हुआ है उसके अंतर्गत 28 राज्य है और 8 का केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो जो 28 राज्य हैं उनको संविधान के अंतर्गत कुछ निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको अपने राज्य की सरकार को चलाने के लिए इस तरीके की नीतियों को फॉलो करना है। नीति निर्देशक, ऐसे नीति निर्देशक तत्व दे दिए ताकि उन्हें फॉलो करें। जैसे आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है वहाँ पे कि आपको कोशिश करनी है कि पंचायतों का गठन किया जाए। तो वो शुरुआत में हमने संविधान में लिख दी है और उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग प्रयास किए गए। अच्छा, यहाँ पे मैं 1, 2, 3 चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। समझाने वाली चीज़ ये कि देखो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पार्ट 3 में आने वाले। उसके बाद में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल हैं, जस्टिसिएबल कैसे? इन्हें लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार एंड उसके अलावा अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो 6 अधिकार हैं इनको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर ये आपके अधिकार जो है वो उनका हनन हो रहा है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। तो यानी ये जस्टिसिएबल है। लेकिन डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, इनके अगर पालन नहीं कर पा रही है सरकार तो इन्हें लेकर के आप जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है, इन्हें लेकर के आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ओके, यहाँ पे भाग नंबर 4 36 से 51, इसमें हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। अब इन सब को डिटेल में हम आने वाले अगले हमारे खुद के लेक्चर्स के भाग रहेंगे उनके देखेंगे। देन उसके बाद में पार्ट 4 है, ये निश्चित सी बात है संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया होगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 संशोधन आएंगे, 42वां तो 1976 में और 44वां 1978 में। अब याद करने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो 4 + 2 कितना हो रहा है? 6, तो 1976। 4 + 4 कितना हो रहा है? 8, तो 1978। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, और 1978 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार जो थी वो खत्म हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1978 में। तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन जो भी किया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उन सबको ज़्यादातर को समाप्त करने की कोशिश की थी। तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में रहे थे। 42वें संविधान संशोधन इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पूरे संविधान को ही बदलने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही 1978 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के ज़्यादातर प्रावधानों को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ प्रावधान अच्छे थे, जिनमें से एक प्रावधान ये भी है भाग 4 का आर्टिकल 51 है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। देन भाग 5 पार्ट 5, ये आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक, इसमें संघ से रिलेटेड बात की गई है। यूनियन, केंद्र, यूनियन, संघ, केंद्र के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, यानी केंद्र की कार्यपालिका कैसे काम करेगी, केंद्र की विधायिका कैसे बनेगी, केंद्र की जुडिशरी कैसे बनेगी, केंद्र में कैग का क्या मतलब होगा, और केंद्र में राष्ट्रपति की सलाहकारी जो शक्ति है वो क्या होगी। तो इसके 5 पार्ट रहेंगे। पार्ट 5 के 5 चैप्टर रहेंगे, पार्ट नहीं रहेंगे, पार्ट 5 के 5 चैप्टर रहेंगे। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ओके, देन भाग नंबर 6
जो अनुच्छेद नंबर 152 से लेके 237 तक है, जिसमें राज्यों के बारे में बात की गई है। 5 में केंद्र के बारे में, संघ के बारे में बात की गई है। 7वां जो भाग है उसमें एक ही आर्टिकल था 238 वाला, जो खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। 8वां जो भाग है उसमें 239 से 241 तक यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, यूटीज के बारे में बात की गई है। भाग 9 जिसमें आर्टिकल 243 A to O तक है, उसमें पंचायतों के बारे में, ये अपना 1992 में PV नरसिंह राव सरकार के द्वारा संविधान संशोधन किया गया था, तो उस समय जो है ये जोड़े गए थे। 73 में और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतें एवं नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भाग 9 में पंचायतें और 9A में द म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिकाएँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 9B भी है, ठीक है, आगे हम देख लेंगे। 9B में ये 2009-10 में जो संशोधन किया गया था उसके आधार पे यहाँ पे सहकारी समितियों को भी संविधान दर्जा दिया गया था। भाग 10 244 to 244A, इसमें शेड्यूल्स ट्राइबल एरियाज हैं, उनके बारे में बात की गई है। भाग 11 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, उनके बारे में बात की गई है। भाग 12 इसमें 264 से 300A तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स दावे में, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। भाग 12 300 से लेके 307 तक, इसमें ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार कैसे करना है, इसके बारे में बात की गई है। भाग 14 इसमें आर्टिकल नंबर 308 से 323 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, जो राज्य हैं और केंद्र है उनके अंतर्गत आने वाली सेवाओं के बारे में बात की गई। इसी में भाग नंबर अनुच्छेद नंबर 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है। उसके अलावा संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14A जोड़ा गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, प्रशासकीय प्राधिकरण की बात की गई। जुडिशरी आएगा तब ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे। भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन और चुनाव के बारे में बात की गई है। 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग क्या होगा, चुनाव कैसे होंगे, चुनाव में कौन कौन भाग ले सकेंगे, ये सब जो है वो इसमें बताया गया है। उसके अलावा भी RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बनाया गया था, उसके आधार पे भी इसमें नए प्रावधान जुड़े गए। उसके बाद में भाग नंबर अपना 16 330 से 342, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान आरक्षण की व्यवस्था की गई है, SC ST एंग्लो इंडियन इनके लिए। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस, अपना जो आपातकाल की स्थिति 352 पे राष्ट्र लेवल पे लगाया जा सकता है, 356 पे राज्य लेवल पे लगाया जा सकता है, और 360 में वित्तीय लेवल पे जो है वो आपातकाल लगाया जाता है, वो उनके बारे में बात की गई। 361 से 367 अन्य प्रावधान है। 368 में संविधान संशोधन है। 69 से 92 कोई खास बात नहीं है, फालतू की बातें। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया था, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, और संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशन फेज के लिए दिया गया था। उसके बाद में 393 से 395 लघु शीर्षक और शुरुआत के आधिकारिक, कुछ मतलब जो कहीं कहीं छोटे एब्रीविएशन लिखे थे उनको डिफाइन करने की कोशिश की। तो कुल मिला के आपके 22 भाग हुए। अब याद करने का एक ही तरीका है, एक तो आप इन्हें बार बार पढ़ो, ठीक है, 5 6 10 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाए। दूसरा एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा आप वो देख लीजिए। मैं इस ट्रिक को एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद आप देखिए। यूनियन एवं टेरिटरी के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की नीति और कर्तव्यों को केंद्र व राज्य सरकारों को दे दें, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी पार्ट 1, नागरिकता पार्ट 2, मूल अधिकार पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4, कर्तव्य पार्ट 4A, केंद्र पार्ट 5 और राज्य पार्ट 6। उसके बाद में 7वां जो है रिपील हो चुका है। यूटी पंचायत एवं नगर पालिकाओं में रहने वाले ST अनुसूचित जनजातियों को केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध बना के रहना पड़ेगा, जिससे उनको वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट एवं व्यापार उनके क्षेत्र में मिल सके, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ। तो यूटी पार्ट नंबर 8, पंचायतें, नगर पालिकाएं पार्ट नंबर 9 एंड 9A। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान पार्ट नंबर 10। उसके बाद में 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 8 अपना पहले हो चुका है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में अपना 12 में वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार 13 में। उसके बाद में सर्विसेज 14 में, केंद्र राज्यों के बीच जो सर्विसेज सेवाएं हैं उनके लिए प्राधिकरण में चुनाव होगा और SC ST के लिए आरक्षण मिलेगा।
तो ये 3 लाइन आपको याद करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद वाली भी आपको एक याद रखनी है। आधिकारिक भाषा एवं आपातकाल को स्वीकार किया जाएगा, अन्य तरीके से संविधान संशोधन करेंगे और वो अस्थायी संक्रमणकालीन लघु शीर्षक होगा। तो ये एक तरीका है जिसे आप 2-5 बार हनुमान चालीसा की तरह पढ़ें तो याद कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं वो यूजफुल हैं और हमें बार बार देखने हैं। देखो, पहले वाले में से उतने ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, कुछ ही सवाल बनते हैं, मैं ओवरव्यू में आपको बता दूंगा। ओके, दूसरे वाले में से भी उतने ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। भाग नंबर 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये हमारे और आपके मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है, ये हमें मूल अधिकार दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध, राज्य हमसे ये मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार हमारे लिए मिले हुए हैं। उसके बाद में पार्ट नंबर 4 DPSP। ठीक है, तो पहला दूसरा तो ध्यान नहीं देना, तीसरा और चौथा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद में 4th A फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 ड्यूटीज हैं, याद कर लेंगे, रट लेंगे हम। 5वां भाग जो है वामन से लेके 151 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, कैग, उसके अलावा जो न्यायपालिका है अपनी, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में तुरंत राज्य आ जाता है पार्ट 6 में, 152 से 237 स्टेट आ जाता। अब देखिए इसके बाद ना यही पार्ट है मेनली, तो इसके बाद वाले जो पार्ट हैं वो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि बोले सर 22 पार्ट कैसे, ये वाले आप याद रख लो बस। ठीक है, बाकी बाद में हम कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है, कार्रवाई कैसे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारे 237 अनुच्छेद हो गए हैं। उसके बाद में 395 तक जो बचे हुए 150 अनुच्छेद हैं उसमें बहुत सारे तो फालतू के हैं, लाइक अपना 21वां छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है, 22वां छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये अपना 19वां छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ भाई। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी वाले छोड़ दीजिए, कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता है। 9वां और 9A ये हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा आपको। ओके, उसके अलावा यहाँ पे 244 10th वाला आप छोड़ दीजिए। 11th वाले में संघ एवं राज्य के संबंध थोड़े से हम देखने पड़ेंगे, बट ऐसा टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, उसके अलावा पार्ट नंबर 12 264 से 300 और पार्ट नंबर 13 300 से लेके 307 ये बिल्कुल नहीं पढ़ने, क्योंकि ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, तो अपना पॉलिटी वाले सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ने होते, तो ये वाला अनुच्छेद यहाँ से भूल जाइए। उसके बाद में पार्ट नंबर 14 में जो 308 से 323 है उसमें भी 315 से 323 वाले ध्यान रखने होते हैं, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, उसके बाद में एक इलेक्शन कमीशन वाला ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज वाला ध्यान रखना होगा और यहाँ पे अपना इमरजेंसी वाला ध्यान रखना होगा। तो मैं अब उनको हाईलाइट करता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो ध्यान रखने हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ, ओनली उनको हाईलाइट करता हूँ। पहला फंडामेंटल राइट्स वाला हाईलाइट कर दिया, दूसरा DPSP वाला हाईलाइट कर दिया भाग नंबर अपना 4 में। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला हाईलाइट कर दिया, यूनियन एंड स्टेट्स वाला हाईलाइट कर दिया। ओके, उसके बाद में पंचायतें ये हाईलाइट कर दिया, म्यूनसिपलिटी ऑटोमेटिक इसके साथ में आई जाती है। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे आता है अपना सर्विसेज अंडर द यूनियन अंडर द स्टेट्स, इसे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद में अपना चुनाव वाला हाईलाइट कर दिया, उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज वाला हाईलाइट कर दिया और इमरजेंसी प्रोविजंस हाईलाइट कर दिया, और एक अकेला अनुच्छेद भाग नंबर 20 का अपने संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ये वाला हाईलाइट कर दिया। ओके, चलो फिर यहाँ पे मैंने अनुसूचियाँ भी डाली हुई हैं, लेकिन अनुसूचियों को थोड़ा बाद में देखते हैं। अनुसूचियों से पहले हम इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने भाग देखे हैं तो साथ साथ में अब सभी अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं, चैप्टर्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अनुच्छेद डाले हुए हैं ज़्यादा नहीं है, 70-80 के आसपास होंगे, उससे भी कम होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। यही अनुच्छेद हैं जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनसे बाहर एक भी जो है वो अनुच्छेद नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, तो इनको मैं याद कराऊंगा। अभी एक ओवरव्यू में देंगे, फिर अगले वाले जो अपने लेक्चर होंगे कंटिन्यूस में उनमें इन सबको 2, 3, 4 बार रिवाइज कराऊंगा, निश्चित याद हो जाएंगे। इस पूरी वेब सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज में आपको ये संविधान पॉलिटी रट जाएगी, और जैसा मैंने कहा कि 80 से 90% सवाल कर पाओगे आप। ओके, भाग नंबर 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहली बात तो इसमें बात की गई है कि हमारे संघ का नाम क्या है। ठीक है, यूनियन का नेम एंड टेरिटरी, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत, ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंडिया दैट इज भारत। एग्जाम में पूछा गया कि हमारे संविधान में हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है, याद रखना, या नहीं है उसमें, और है, दैट इज इंडिया एंड दैट इज भारत। ठीक है, तो इंडिया और भारत दो नाम है हमारे,
ओके, इंडिया भी यूज कर सकते हैं, भारत भी यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1। उसके अलावा आर्टिकल 2 पे ध्यान नहीं दें। 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करना, ये आर्टिकल नंबर 3 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ। आर्टिकल नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप दूसरे जो देश हैं उनके राज्यों को अधिग्रहित कर सकते हैं, लेकिन वो हम पार्ट 1 का जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें देख लेंगे। लेकिन जो याद करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, ये अपना हुआ पार्ट 1 जिसमें हमने बताया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। नेक्स्ट, नागरिकता पार्ट 2। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 5 से 11 है। उसमें एक तो अपना अनुच्छेद नंबर 5 है और आर्टिकल नंबर 5 है, और एक आर्टिकल नंबर 8 है आई थिंक। ठीक है, जिसमें संसद द्वारा नागरिकता कानून बनाया जा सकता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आगे क्लियर कर लेंगे। संविधान के समय नागरिकता किन किन को दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 5 में, और उसके बाद में वहाँ प्रावधान किया गया संसद के द्वारा नागरिकता के कानून बनाए जाएंगे। अभी कुछ समय पहले आपने विवाद सुना सीएए वाला, हम थोड़ा अगले वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे उसे। ठीक है, तब वहाँ आप देख पाएंगे कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून बनाए जा सकते हैं। पहले शुरुआत में बना दिया गया था, बाद में संशोधन होते रहे और अंतिम संशोधन 2019 में हुआ था। उसके बाद में मूल अधिकार, मूल अधिकार मैंने बताया ये अपना तीसरा भाग है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है वो अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 में तो ये लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, राज्य क्या होता है इस तरीके से। आर्टिकल नंबर 13, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान का उल्लंघन करे। ये आर्टिकल नंबर 13 मैं बहुत बार बार बोलूँगा, आगे ध्यान रखना। कुछ आर्टिकल, ठीक है, 13, 14, 19, 21, 25, 32 और उसके अलावा अपना 226, 123, 213, 143, 148, ये आर्टिकल मैं आपको बहुत बार बार बोलूँगा, तो इनको तो कैसे भी करके रट ही लेना। ओके, कैसे भी करके रट लेना। ओके, अब उसमें से ज़्यादातर आर्टिकल तो मैंने अपने मूल अधिकारों के बोल दिए हैं। ओके, तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के सम्मत नहीं हो, संविधान के का उल्लंघन करे। ओके, फिर आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये अपना आएगा आगे डिटेल में देखेंगे हम, हर अनुच्छेद को डिटेल में देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं और इनको बार बार रिवाइज कराऊंगा, तो अभी ये मत सोचना सर ये समझाया क्यों नहीं, ये सब ये आगे हम समझेंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन विस्तार, 5 चीज़ों के आधार पर आप जो है वो नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में अफसर की समानता, जो पब्लिक लेवल पे या जो भी भर्तियां निकलेंगी उनमें सबको अफसर की समानता मिलनी चाहिए। देन आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ठीक है, एंड उसके बाद में आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत, जो राय बहादुर या पहले जो उपाधियाँ दी जाती थी शेर बहादुर उस तरीके से, या राजाधिराज उस तरीके की उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19, वाक स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का संरक्षण। तो 6 तरीके की बोलने की स्वतंत्रता है, वो हम पूरा डिटेल में मूल अधिकारों वाला चैप्टर होगा उसमें देख लेंगे। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20। 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ध्यान रखना इस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आगे हम अगले लेक्चर में जैसे ही देखेंगे तो इस पर बहुत डीप में बात करेंगे, लिबर्टी ऑफ लाइफ। ओके, आर्टिकल नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। ठीक है, शोषण नहीं हो सकता आपका, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27, 28 ये अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं। और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये 5 तरीके की रिट जारी करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये 5 तरीके की रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगले बाद में हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक का। ठीक है, डीपीएसपी हम गांधीवादी, समाजवादी और वेस्टर्न लिबरल में बांट सकते हैं। जो पार्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें डीप में देखेंगे, बट हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, एक बार आंखों के सामने से अनुच्छेदों को निकाल लें। उसमें बोला हुआ है आर्टिकल नंबर 39, अब बाकी भी है 36, 37, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट रटने हैं उनके लिए डाला हुआ है यहाँ पे। प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, जो अपना लीगल जो एड मिलनी चाहिए, किसी भी गरीब व्यक्ति हो कोई भी हो सबके लिए निःशुल्क मिलनी चाहिए। ओके, फ्री लीगल एड मिले। 39 में संसाधन संपत्ति का समुचित वितरण होना चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति के पास में सर्वाधिक संसाधन नहीं होने चाहिए।
आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रावधान किया गया था। बस उसमें बोला गया था कि ग्राम पंचायतों को गठन कर देना। फिर शुरुआत में राज्यों ने माना ही नहीं, क्योंकि डीपीएसपी के लिए मैंने बोला हुआ है ये जस्टिसेबल नहीं है, आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो राज्यों ने नहीं माना। कुछ एक राज्यों ने माना, बलवंत राय मेहता की कमेटी के आधार पर कम्युनिटी सेंटर बनाए गए। उसके बाद में हमारे राजस्थान में थोड़ा बहुत यहाँ पे शुरुआत की गई पंचायती राज की नागौर से, लेकिन प्रॉपर वे में शुरू नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके आधार पर 24 जुलाई 1994 में जो है पूरे भारत में ये पंचायती राज और नगर पालिकाओं को कानूनी वैधता, संवैधानिक वैधता मिल गई। कानूनी नहीं, संवैधानिक वैधता। उसके बाद सभी राज्यों को मानना पड़ा। ओके। आर्टिकल नंबर 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 44 एक समान सिविल संहिता, यूनियन सिविल कोड, ठीक है, आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में। 48 से पर्यावरण संरक्षण, वन वन्य जीव की रक्षा। 50 वन कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के द्वारा। मूल कर्तव्य 51A में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब अपना पार्ट नंबर 5 जो आता है उसमें संघ के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक। मैंने बोला कि अब बड़ा है तो इसे हम चैप्टर्स में बांट देते हैं, अलग अलग चैप्टर के अंदर। जैसे चैप्टर 1 में ये हमारे संविधान, मूल संविधान में बांटे गए हैं चैप्टर में, इसलिए मैंने जैसा है वैसा ही डाला हुआ है यहाँ पे। कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78। चैप्टर नंबर 2 में संसद के बारे में बात की गई है। संसद की डेफिनेशन क्या है, संसद कैसे बनेगी, संसद की संरचना क्या है, कौन कौन संसद सदस्य बनने के योग्य होंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 79 से 122 यानी 79 से 122 तक। उसके बाद में चैप्टर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जिसमें केवल एक आर्टिकल है 123। ऐसे ही राज्यपाल की विधायी शक्ति होगी एक, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 223 होगी, 213 होगी राज्यपाल के लिए, और राष्ट्रपति के लिए 123। उसके बाद में न्यायपालिका के बारे में बात की गई 124 से 147, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात की गई 148 से 151 में। तो अब एक एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें देख लीजिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल है, बाकी धीरे धीरे आर्टिकल कम होते जाएंगे। यहीं पे 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। अब एक दो चीज़ याद रख लेना, 52, 63 और 74। 52 में लिखा है राष्ट्रपति होगा, 63 में लिखा हो 11 जोड़ के चलना है। ओके, 11 जोड़ के राष्ट्रपति होगा 52 में, 63 में उपराष्ट्रपति होगा, और 74 में अपना प्राइम मिनिस्टर एंड मंत्रिपरिषद होगा। तो ये आप याद करने का तरीका आप कैसे भी करके निकाल लीजिए। 52 में आप 11 जोड़ोगे, 52 में आप 11 जोड़ोगे तो 63, और उसमें 11 जोड़ोगे तो प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये प्रावधान है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी नियुक्ति और बाकी सब अलग अलग अनुच्छेद में है। ओके, जैसे यहाँ पे 52 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1, अब इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसको हटाया कैसे जाएगा, इसकी योग्यता क्या है, उसके अलग अलग अनुच्छेद हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 61 तक जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। 63 में लिखा हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ओके, और 74 में लिखा हुआ है एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा। एक्चुअली में 74 में लिखा हुआ मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आर्टिकल नंबर 60 है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया। तो एक तो 52 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 52 एंड देन राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 61 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस चलाई जाती है। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति अगर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और उसका जो आचरण है वो सही नहीं है, तो अगर संसद उसे हटाना चाहे तो किस तरीके से हटा सकती है, तो उसे बोला जाता है इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हम बोलते हैं कि इसे हटाना, और संविधान में उसे लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट। बाकी किसी के लिए इम्पीचमेंट शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन हम फिर भी इम्पीचमेंट बोल देंगे। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे उनके लिए भी हम बोल देंगे कि इम्पीचमेंट, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ द जजेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ओके, उसके बाद में 70 में आकस्मिकता में वाइस प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट के कृत्यों का निर्वहन। अगर प्रेसिडेंट रहते नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या कहीं छुट्टी पे हैं या उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनकी कमी पर, उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, जिनमें वो किसी को भी मृत्यु दंड की जो सजा है उसको भी क्षमा कर सकता है।
74 में मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में, और प्रधानमंत्री का पद होगा ये किस में, 74 में। मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 76, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, ये जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है सरकार का, वो होता है भारत का महान्यायवादी। सरकार के जितने भी मुकदमे चल रहे हैं सरकार बदर वर्सेज अदर के खिलाफ में, तो उनमें सरकार की तरफ से बोलने के लिए ये जाता है महान्यायवादी। उसके बाद में 79 में संसद का प्रावधान है, 80 में राज्यसभा की संरचना है, और 81 में लोकसभा की संरचना है। याद करने की ट्रिक क्या होगी, सरला, ठीक है, सा 79, रा 80 और 81 में ला, ठीक है, सरला 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा याद करने की ट्रिक है। 81 का जो क्लॉज 1 है उसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा ऐसा लिखा हुआ है। वैसे अगले जो पार्ट होंगे हमारे लेक्चर होंगे उनमें क्लियर और देखेंगे संसद के बारे में, ठीक है। वैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ किस तरीके से हम इन लेक्चर सीरीज को चला रहे हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग करने वाली बात लिखी हुई है। अब बात आ जाते हैं हम संघ के अंतर्गत। तो संघ जो है अपना 6 वाला पार्ट है, ठीक है, हमारा संघ जो है वो पार्ट नंबर 6 में है। ओके, वहाँ संघ ही चल रहा है एक्चुअली में, पार्ट नंबर यहाँ से, यहाँ वाले से कट करना है, मैं दोबारा कर देता हूँ। आर्टिकल नंबर 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग करना। तो आर्टिकल नंबर 101 तक आ चुके हैं, और संघ की वजह बात की थी तो वो अपना 52 से लेकर और 151 तक चलेगा। तो अब 100 तक आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो है बैठक होगी उसके प्रावधान किया गया है। एंड 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा को राज्यसभा से अधिक जो है वो पावर दी गई है। आर्टिकल नंबर जो 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। 111 है पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति देना। जब भी मैंने एक्ट जो बनता है तो उसमें संसद होती है, संसद हिंदी, लोकसभा, राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। कुछ केसेज में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहले करवा लिए जाते हैं, उसके बाद में संसद में रखा जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे होता है आर्टिकल नंबर 117 जिसमें वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ओके, देन आर्टिकल नंबर 112 अपना वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट बोलते हैं वो 112 के आधार पर होता है। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं करना, यह आर्टिकल नंबर 122 में लिखा हुआ। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना है। ओके, 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये 124 में लिखा हुआ। तो ये ध्यान रख लेना, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 124। ओके, 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख रिकॉर्ड न्यायालय होगा, रिकॉर्ड कोर्ट होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 129 में। ऐसे ही राज्यसभा अपने राज्यों में जो उच्च न्यायालय उन सब के लिए अनुच्छेद है। 137 में सुप्रीम कोर्ट के पुनः अवलोकन की शक्ति है। 137 ध्यान रखना है। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो 137। 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ध्यान रखने वाली बात है। ओके, यहाँ पे एक खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे और चीज़ों में जो अधिकार राष्ट्रपति के लिए केंद्र में दिए गए हैं ऐसे ही राज्यों में जो है वो राज्यपाल के लिए मिलते हैं, लेकिन ये वाला अधिकार जो है जो जिस तरीके से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है उस तरीके से राज्यों में ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है, जो सबसे बड़ा ऑडिटर जनरल होता है, जो चेक करता है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं क्या वो ज़मीनी स्तर पे काम की जा रही हैं, तो उनमें उतना ही खर्च पैसा हो रहा है। ओके, एंड अब भाग नंबर 6 में आ जाते हैं जिसमें राज्य 152 से लेकर 237 तक। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, लेकिन वो मौत की सजा पे क्षमादान नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 164 में मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। 165 में राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन या उत्साधन या सृजन, तो ये ध्यान रखने वाला है। 169 में अगर राज्यों में विधान परिषद बनानी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, तो वो 169 में। 174 में राज्यपाल
विधानसभा के सत्रावूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा बुला सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है 174 में। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना। ऐसे यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयकों पे अनुमति दी जा रही है वो कौन सा है, 111। राष्ट्रपति कौन से नंबर के द्वारा दे रहा है, यहाँ दे रहा है 111 के पारित विधेयकों पे राष्ट्रपति की अनुमति, यानी फाइनल दस्तखत करना। ये जरूरी होता है, कोई भी बिल तब एक्ट बनेगा जब उस पर फाइनली राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचारार्थ कुछ आरक्षित विधेयक। आर्टिकल नंबर 201 कहता है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि ये विधेयक जो बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा ये केंद्र के महत्व का है या केंद्र पे इस पर विचार करना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के लिए उन्हें भेज सकता है। ठीक। आर्टिकल नंबर 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और 124, ठीक है, ध्यान रखने वाले बात, 124 किसके लिए, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। और आर्टिकल नंबर 224 राज्य में हाई कोर्ट की व्यवस्था। अब ये न्यायालय जो है वो अपना इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, वो हम आगे देखेंगे न्यायालय वाले पार्ट में। आर्टिकल नंबर 215 हाई कोर्ट एज ए अभिलेख न्यायालय, ये रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है। उसके बाद में 226 हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। ध्यान रखने वाली बात है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 124 में और हाई कोर्ट का प्रावधान कि हाई कोर्ट बनेगा वो 214 में, और रेट जारी करना 32 और 226, ये हुए आर्टिकल। अपना भाग 7 समाप्त हो चुका है। उसके बाद में 8 में यूनियन एंड उसके कुछ रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, जिसमें दिल्ली से रिलेटेड 239A है, बस इतना ध्यान रखें। 9A 9B ये जो हैं पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड हैं, तो ये इतना आप ध्यान रखें। 243A से 243O तक पंचायतें, 243P से ZG तक अपनी नगर पालिकाएँ और ZH से ZT तक अपना सहकारी समितियाँ। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट उनके अंतर्गत 243B में पंचायतों का गठन किस तरीके से होगा, ये 243A में आई में राज्य में वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, सेंटर पे वित्त आयोग 280 में आएगा। ओके, 240P में नगर पालिकाओं का गठन, ठीक है, 243 ZG में जिला आयोजना समिति, 243 ZI में ये अपनी सहकारी समिति का निगमन। ओके, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए ये अनुच्छेद है, याद नहीं रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। संघ और राज्यों के बीच में संबंधों में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। 249 कहता है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि बनाने की शक्ति जो है वो अपने संसद के पास में। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है या संसद को लग रहा है कि इस विषय पे जो कि राज्य सूची का विषय है इस पर हम कानून बना सकते हैं, तो 249 के तहत वो बनाया जा सकता है। 253 अंतर्राज्यीय नदियों और उनका जो विवाद चल रहा है उसको निपटान करने के लिए न्याय निर्णय प्रक्रिया। 263 में राज्य परिषद प्रावधान है। उसके बाद में अपना वित्त संबंधित 264 से 300A तक, और उसके बाद में भारत के क्षेत्र में ये इनमें सिर्फ 2-3 हैं। एक तो है अपना 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है, एक आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड 267 में है। ओके, उसके बाद में 266 अपनी संचित निधियां और लोक लेखाओं के बारे में प्रावधान है, और 300A ये आर्टिकल जो है वो बाद में जोड़ा गया था, मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 31 को हटाकर जोड़ा था। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी संपत्ति का अधिकार अभी लीगल राइट है। उसके बाद में अपना भाग नंबर अपना 14 आता है, जिसमें जो सेवाएं अधीनस्थ सेवाएं उनके बारे में बात की गई है। शुरुआत में सेवाओं की परिभाषा समझाई गई क्या होती हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या होंगी इसके बारे में बताया गया है। 315 में ये बोला गया है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी कैसे होंगे, उनका गठन कैसे होगा। एंड उसके बाद में अपना 14A नया भाग जोड़ा गया जिसमें प्रशासनिक ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं और इन पे काम बहुत सारे होते हैं। तो प्रशासन से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए प्रशासनिक ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया। निर्वाचन की व्यवस्था, आप जो भी चुनाव होंगे उनके लिए कुछ तो अनुच्छेद स्पेशली संविधान में होने चाहिए। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इसलिए संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई 324 से लेकर 329A तक। 324 में ही इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है, और 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। जो MP और MLA के चुनाव होते हैं उसमें सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। उसके बाद में SC/ST से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे, जिसमें 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए रिजर्वेशन,
32 में राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए रिजर्वेशन। 38 बोलता है अपना कि हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाएंगे। 338A बोलता है हम जो है वो ST के लिए नेशनल कमीशन बनाएंगे, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए। और 338 ओनली 338 तो बोलता है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 338A बोलता है शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद में 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देन राजभाषा, राज्य की राजभाषा क्या होगी, तो उसमें 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं, जिन्हें हम 4 चैप्टर में देखते हैं संविधान के अनुसार से। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये आर्टिकल नंबर 243 में लिखा हुआ है। और राजभाषा जो उसका आयोग बनाया जाएगा, राजभाषा आयोग, तो वो आर्टिकल नंबर 344 में लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये 343 है पहला वाला में। ओके, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, ये भाषा वाला पूरा चैप्टर होगा। वैसे क्लियरली ये बात है, 15 साल के लिए प्रावधान किया गया था हिंदी और इंग्लिश, फिर बाद में हम चेक करेंगे राजभाषा आयोग बना के कौन कौन सी भाषा रखनी है। फिर उस राजभाषा आयोग ने बोला कि दोनों भाषा को कंटिन्यूस चलने दो। बस लिखा क्या है 343 में, अपनी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ओके, और 350A में लिखा है प्राथमिक स्तर पर अगर आपको शिक्षा देनी है राज्यों के अंतर्गत तो मातृभाषा में शिक्षा देना, 350A में लिखा हुआ। आपात उपबंध 3 है, 352, 356, 360। 352 राष्ट्र के लेवल पे, 56 राज्य के लेवल पे, 60 वित्तीय। उसके बाद में प्रकीर्ण कोई खास बात नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन, ये आर्टिकल ध्यान रखना है आपको 368 वाला। ओके, उसके बाद में ये अनुच्छेद हैं, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आता। अब मैंने आपको बहुत सारे अनुच्छेद बता दिए, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन भी हो गया होगा कि सर ये क्या आपने पूरा एक तरीके से झोलमोल कर दिया है और यहाँ पे हमें कुछ याद तो रहा नहीं। देखो, याद करने का इसमें उद्देश्य था नहीं मेरा। पहली बात तो इस वाली जो पार्ट अपना है, शुरुआत में मैंने आपको याद कराने वाली बात बोली नहीं है, मैंने बोला ओवरव्यू में देखेंगे। अब इनको अगले वाले अपने लेक्चर होंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उनमें जो है वो बार बार रिवाइज कराऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट है उनको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, तो वो ये तब याद होंगे। एक बार में कोई चीज़ याद होती ही नहीं है, फिर भी हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मत रखो याद। कोई नागरिकता, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद रखो कोई भी। मूल अधिकार, मूल अधिकारों के आर्टिकल याद रखने होंगे। 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि संविधान सम्मत नहीं हो। फिर उसके बाद में 14, 15, 16 याद कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मूल अधिकार पूरे तरीके से होंगे, तो पूरा याद कराऊंगा आपके लिए। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 32 क्लियरली आप ध्यान रखना। उसके अलावा 19 सबसे इंपॉर्टेंट, 21 सबसे इंपॉर्टेंट, 32 सबसे इंपॉर्टेंट, 14 सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, और 13 तो है ही सबसे पहले। ओके, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अपने DPSP पूरा आगे डिटेल में समझाऊंगा। उनमें से 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 40 में बोला है, एक यूनियन सिविल जो है वो सिविल कोड बनानी है UCC, 44 में बोला गया है। ओके, उसके अलावा 39A और 39B का भी ध्यान रखना है। 39A और 39B, एक तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, और जो संपत्ति है उस पर समान वितरण करने की कोशिश करनी है। ओके, बाकी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50। मूल कर्तव्य, ठीक है, 11 आगे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। संघ के अलग अलग चैप्टर हैं यहाँ पे, जिसमें कार्यपालिका, संसद, विधायी शक्ति, न्यायपालिका और कैग है। तो कैग के लिए तो 148 से 151, कैग को खत्म करो पहले तो। ठीक है, कार्यपालिका के लिए 52, उसके अलावा 63 और 74, 52 अपना प्रेसिडेंट, 63 अपना वाइस प्रेसिडेंट, और 74 प्राइम मिनिस्टर के लिए खत्म करो। ओके, अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया 61, ये भी ध्यान रखना है। ओके ओके, आगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72, ध्यान रखना। PM की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 75, एक महान्यायवादी होगा, एक 76। अब अपनी विधायिका तो आर्टिकल 79, 80 और 81 सरला ध्यान रख लेना, हो जाएगा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, उसके बाद में आगे हम आते हैं, तो यहाँ आता है 108 जॉइंट जो सिटिंग होगी पार्लियामेंट की 108 में, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। ठीक है, बात खत्म इसमें। ओके, और 148 अपना कैक वाला, ये हो गया केंद्र संघ। अब राज्य बात करते हैं। राज्यपाल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ओके, उसके बाद में आगे बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता 165 में। ओके, उसके अलावा ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें आगे हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे 4-5, लेकिन जो और इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं बीच में से उनको देखते हैं। ओके, राज्यों में हाईकोर्ट 214। ओके, और हाईकोर्ट द्वारा रेट जारी करना 226, तो 226 हाईकोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के लिए हाईकोर्ट 214 और केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट
124, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में दिल्ली वाला ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे पंचायतों के लिए ये वाला भाग 9 याद रख लेना है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वित्त आयोग 280, ध्यान रखना, वित्त आयोग 280। देन यूपीएससी और स्टेट पीएससी 315, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है, निर्वाचन आयोग 324 ध्यान रख लेना। यहाँ पे 338, 338 ए और 40 ये एससी एसटी और ओबीसी से रिलेटेड नेशनल कमीशन है। उसके बाद में यहाँ पे 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। 352, 56 और 60 याद हो गए आपको। और 368 कहाँ है यहाँ पे, 368 ये रहा, 368 संविधान संशोधन की शक्ति है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हो गए। अब ये ओवरव्यू रहा है, अब दोबारा अगले लेक्चर होंगे उनमें देखेंगे, तब याद होगा, रटा आ जाएगा, ओके। तो ये प्रमुख भाग हो गए अपने। अब हम अनुसूचियों को देख लेते हैं। अनुसूचियाँ,